यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर जो बीपीएससी का भी एग्जाम होना है उसका 72 बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट नंबर पहला रहेगा। ठीक है, दृष्टि है इसके यहाँ पर पेपर होगा ये। और यहाँ से देखो ये टेस्ट नंबर पहला ओपन टेस्ट है, राइट। ओपन टेस्ट जो होता है यहाँ पर पूरे सिलेबस पर आधारित होगा बीपीएससी का ये, राइट। यहाँ पर लिख भी रखा है फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट मतलब यहाँ पर जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट होगा। और यहाँ पर पहला पेपर भी हो चुका है। ठीक है, पहला पेपर जो हो चुका है वो भी मिलते ही मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, लेकिन ये जो टेस्ट करा रहे हैं ये टेस्ट यहाँ पर ओपन टेस्ट है इसका, तो यहाँ पर पूरे सिलेबस पर आधारित होगा ये, राइट। और पहला टेस्ट होगा उसका, अगला जो आएगा वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा, जो वो है यहाँ से हिस्ट्री का, है ना। वो हम लोग 1 से 2 दिन में करेंगे कवर। तो यहाँ से आज इसको कवर करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। प्राचीन भारत के स्थान और वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं। पहला हो जाएगा यहाँ से, ये बोला है कि कर्णसुवर्ण होगा पश्चिम बंगाल। कर्णसुवर्ण 7वीं शताब्दी में राजा शशांक की राजधानी थी, जो आज के पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। सेकंड, प्राग ज्योतिष होगा, ये क्या होगा, असम का प्राचीनतम नाम। गिरनार अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध और गुजरात के जूनागढ़ के पास स्थित था। और प्रतिष्ठान आपका हो जाएगा आधुनिक पैठन, मतलब सातवाहन वंश की राजधानी, जो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित थी। करेक्ट आंसर यहाँ से पहले का 20 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक काल के संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका बी, मतलब गार्गी। ठीक है, गार्गी वाचवनवी उत्तर वैदिक काल की दार्शनिक थी, जिनका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है, घोषा ऋग्वेद की महिला थी, ठीक है, याद रखना है। और अपाला ऋग्वैदिक ऋषि थी, जिन्होंने त्वचा रोग संबंधित मुक्ति के हेतु सूतक किया था। और विश्ववारा हैं, ये ऋग्वेद में अग्नि स्तुति करने वाली महिला ऋषि थी, तो याद रखना है सबके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा प्रवर सेन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वे वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वाकाटक वंश के प्रस्ताविक संस्थापक थे प्रवर सेन। जो प्रवर सेन थे प्रथम वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक और शक्तिशाली शासक माने जाते थे। इनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से दक्षिण से लेकर हैदराबाद तक विस्तृत था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये सेकेंड बात यहाँ से इसकी, वो उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक विस्तृत था। तो सेकेंड बात यहाँ से ये बात, इसका कोई व्याख्या इसमें बताई नहीं गई, लेकिन ऐसे क्योंकि यहाँ पर इसके साम्राज्य में बुंदेलखंड से हैदराबाद तक लगातार विस्तार का प्रमाण नहीं बताया गया है ना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला है, वह अपने पिता राजा विद्या शक्ति के उत्तराधिकारी थे, ये बात सही है। उनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है ना, ये भी बात सही है। तो 1, 3 और 4 है ना, 1, 3, 4 करेक्ट है, मतलब 1 से अधिक बातें सही हैं, डी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, दूसरी बात गलत थी यहाँ से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था। आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर, शिशुनाग वंश ने हर्रेक वंश के बाद मगध पर शासन किया था। क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद महापद्मनंद ने नंद के नेतृत्व में नंद वंश, मतलब यहाँ पर 344 ईसा पूर्व आया था ये। ठीक है, सही आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। मौर्य वंश और सुंग वंश के बाद में आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फायन एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि फायन गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आया था, ना कि हर्ष के समय में। हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि हेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, न कि चंद्रगुप्त तृतीय के समय। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित के यहाँ पर सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची 2। चरक हो जाएगा आयुर्वेद चरक संहिता। ठीक है, तो यहाँ से 1 का 2। ब्रह्मगुप्त हो जाएगा गणित या शून्य ऋणात्मक संख्याएं, राइट। वाराह मिहिर। ठीक है, तीसरा ज्योतिष या बृहद संहिता को लेकर के। और विशाख दत्त नाटक मुद्रा राक्षस।
करेक्ट आंसर छठे का उस टाइप से हो जाएगा, ए नंबर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, सूची 1 और सूची 2। पिता पुत्र, बोला बाबर है ना, बाबर के पुत्रों के कामरान मिर्जा ने हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किया था और अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर थे। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका ये बाबर कामरान, ठीक है, और अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर थे। ठीक है, शाहजहां के पुत्र दारा, औरंगजेब, मुराद, शुजा ये सब थे। और जहांगीर क्या हो जाएगा, वह पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था, तो खुसरो हो जाएंगे। इसका आंसर यहाँ से 7वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 यहाँ से, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से 16वीं शताब्दी में बावड़ी का संरक्षण किया था, उसका क्या नाम है? इसका क्या नाम होगा? देखो यहाँ पर राज्यों जो राजा थे उसकी बावली दिल्ली के मेहरौली पुरातत्विक पार्क में स्थित है और इसका निर्माण लोधी काल के दौरान खान लोधी ने करवाया था और ये जल संरक्षण और विश्वास जो स्थल था, विश्राम स्थल, उसके रूप में उपयोग होती थी। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? 9वें का करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी। सी यहाँ से आंसर होगा। चचनामा सिंध पर अरब आक्रमण का एक ऐतिहासिक विवरण को दर्शाता है। इसे 13वीं सदी में फारसी में अनुवादित किया गया था। 9वें का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? आंसर हो जाएगा 10वें का। मुगल काल में सूरत पश्चिम भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, और इसे बाबुल मक्का कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर यहीं से हज की यात्रा प्रारंभ होती थी। बी आंसर होगा 10वें का। क्वेश्चन 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरमपंथियों की आलोचना करने के लिए सेफ्टी वाले सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किस भारतीय नेता ने किया था? 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया था लाला लाजपत राय। बी यहाँ से सही आंसर होगा। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाले सिद्धांत की आलोचना की थी और इसके अनुसार कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी ताकि यहाँ पर असंतोष को रोका जा सके। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय ने बम फेंका था? करेक्ट आंसर होगा 12वें का। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली पर बम पर हमला किया हुआ था, यह बम से हमला हुआ था और इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस थे, उन्होंने किया हुआ था। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। एमएओ कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं शताब्दी में अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। करेक्ट आंसर होगा 13 का डी, थियोडर बेक सही आंसर है। इन्होंने थियोडर बेक अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुस्लिम अलगाववाद को काफ़ी बढ़ावा दिया था जोर तौर से। ठीक है, यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता सबको पता होगा, सहजानंद सरस्वती जी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार के प्रांतीय किसान सभा 1929 में इसकी स्थापना की थी। हम या तो भारत के स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये किसने कहा था? आंसर 15 का होगा, करो या मरो का नारा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को किया था। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया 16 नंबर। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? करेक्ट आंसर 16 का होगा, ये अरविंद घोष न्यू लैम्प्स ऑफ फॉर द ओल्ड लेख श्रृंखला लिखी थी। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? आंसर हो जाएगा 17 का, सहजानंद जो सरस्वती ने लोक संग्रह था उसको पत्र प्रकाशित किया था। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित को यहाँ पर सम्मिलित करना है, देखते हैं राजनीतिक संगठन और इसके संस्थापक कौन कौन है। खाकसार है ना, 18 में खाकसार आंदोलन, राइट, खाकसार आंदोलन ये संगठन जो है ये इनायतुल्ला मस्करिकी है ना, ये हो जाएगा। अगला सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगी आपकी जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर।
और फॉरवर्ड ब्लॉक, ये हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर 18वें का कौन सा मैच कर रहा है? ए का 2, बी का 3, का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19, 19 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 में हुए पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे कौन? करेक्ट आंसर 19 का 1912 में कांग्रेस का पटना अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा RN मातुलकर। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर जो सही सम्मिलित नहीं है। 1942 में समांतर सरकारें बनी थी और 17 प्रदेश सरकार, ठीक है ये, और तमलुक जातीय सरकार थी। तमलुक क्या थी? एक जातीय सरकार होती थी। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बी नंबर करेक्ट है, ठीक है बी यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर होगा जो गलत है। आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। इनमें इसने बोला कि उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। 21 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षण पर भी काफ़ी जोर दिया था, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि वुड डिस्पेच 1854 को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था और इसने उस शिक्षा अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाने की सिफारिश की थी। और इसने महिला शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा पर भी काफ़ी बल दिया था, ठीक है। और इसने एक क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली तथा यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा था। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। सी आंसर होगा। 22 नंबर है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में विचार करना है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात है, और जो इस अधिनियम को 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर इसका उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों को नियंत्रण करना, ठीक है। और इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा था, राइट, क्योंकि इस कारण से गैगिंग एक्ट या गैगिंग अधिनियम के नाम से जानते थे। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन द्वारा निरस्त भी कर दिया गया था, ये भी बात यहाँ पे सही है, राइट। और इस अधिनियम में केवल भारतीय भाषाओं पे समाचार पत्रों पर लागू था और अंग्रेजी प्रेस इससे मुक्त होते थे। इसे 1882 में लॉर्ड लिटन द्वारा समाप्त किया गया था, ये बात बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जितनी एक्स्ट्रा बातें हैं वह आपको लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 23 है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से बी 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में अपना व्यापारिक विस्तार किया था। उसने मसूलीपट्टनम, चिंसुरा, नागापट्टनम और पटना में कारखाने स्थापित किए थे। पटना में 1632 में कारखाना स्थापित किया था, जो सॉल्ट पीटर बारूद का मुख्य घटक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र मानते थे इसको, ठीक है। 23 का बी करेक्ट है। 24 आते हैं। 24 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। भारत सेवक समाज क्या होगा? भारत सेवक समाज ये हो जाएगा आपका 24 में। चलो आगे देख लेते हैं। और भारत सेवक समाज तत्वबोधिनी सभा आपको हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। बी का 2। आत्मीय सभा आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है, बी का 1 है ना। और आत्मीय सभा आपका हो गया राजा राम मोहन राय, तो हो जाएगा सी का 3, बी का 1, सी का 3, ठीक है। ए का क्या होगा? ए का हो जाएगा बी का 1, सी का 3, तो ए का 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 गोपाल कृष्ण गोखले समाज। तो यहाँ से ए इसका सही आंसर है 24 का। 25 है। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत की किस राज्य की संबंधित थी? करेक्ट आंसर होगा 25 का ये कर्नाटक, ठीक है। अंबाबाई कर्नाटक की एक प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया था और लोगों को प्रेरित किया था, और उनका संबंध अन्य राज्यों जैसे कि केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है। 26 है। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से शामिल इसमें नहीं है? 3 के अलावा चौथी कौन सी है इसमें जो इसमें नहीं होगी?
करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का यहाँ से ये करेक्ट आंसर झेलम। ठीक है, क्योंकि 1960 में सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विश्व बैंक की मध्यस्थता हुई थी, इसमें जो नदी को विभाजन किया गया था, इसमें पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास, सतलज भारत में थी, पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम, चिनाब जो पाकिस्तान में थी, इसलिए यहाँ पर झेलम नदी भारत के हिस्से में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में विचार करना है। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित होगा। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत दुनिया का सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। गलत है, क्योंकि चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक होगा, जबकि भारत इसका दूसरा स्थान है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित होगा। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट उद्योग कच्चे माल विशेषकर चूना पत्थर पर निर्भर होता है, इसलिए यहाँ पर ये कारखाने आमतौर पर खदानों के पास स्थापित होते हैं, न कि बंदरगाहों के पास, है ना। ये बात गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है। 28 नंबर है, मैजिनाट रेखा, है ना, इसके बारे में क्वेश्चन है। मैजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? आंसर हो जाएगा मैजिनाट लाइन जो है फ्रांस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के रक्षा हेतु बनाई गई थी और इसमें बंकर, सुरंग और तोपें शामिल थीं। ठीक है, और इसने लेकिन यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मनी ने इसे बेल्जियम के रास्ते से आक्रमण करके इसे निष्प्रभावी कर दिया था। इंपॉर्टेंट बात है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरूमद, इनमें से कौन सा स्थल डमरूमद जो कि डेविल स्नेक के नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा 29 का सही आंसर ये करा स्थल डमरूमद। ठीक है, करा स्थल जो डमरूमद है ये थाईलैंड और म्यांमार के बीच स्थित एक संकीर्ण स्थल डमरूमद होगा और ये अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के अलग करता है इसको, और ये ऐतिहासिक रूप से व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये हो जाएगा 30 का सही आंसर बी, माजुली द्वीप। माजुली असम ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होगा और ये नदी द्वारा लाए गए अवसाद से बना है और ये वैष्णव संस्कृति और सतरा परंपरा से प्रसिद्ध होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और यहाँ पर जैव विविधता क्षेत्र आईबी के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सही आंसर यहाँ से ये वर्ल्ड बर्ड वाइड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया IBA घोषित किया गया था और ये जलाशय आधारित पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। करेक्ट आंसर 31 का सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR के अनुसार इसमें बताना कौन सा इसके बाद सही होगा। ठीक है, देखो ISFR जो है 2023 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण जो था आच्छादन 25.17, ठीक है 25.17 यहाँ पर परसेंटेज था। शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ होगा और अधिकतम वृक्ष आवरण महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का होगा। तो इस टाइप से सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार और इसमें कब इसमें कौन सी योजना के तहत इसमें पेश किए गए थे। ठीक है, बजट में देखते हैं 33 में जो हो जाएगा मैच करेंगे तो पैट योजना है ना, PAT योजना जो है ये हो जाएगी आपकी 2012 में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु। ठीक है, क्या हुई थी 2012 में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु, आप लिख लो क्योंकि यहाँ पर इसका यहाँ पर ऊपर नीचे दिया हुआ आंसर है ना, सेट कर लो आप। तो A का 2 हो जाएगा। अगला B यहाँ पे दे रखा है, B में दे रखा है तटरेखा, आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, मतलब मिष्टी आपका हो जाएगा 2023 में मैंग्रोव रोपण के लिए। राइट, कौन से स्टेटमेंट में आएगा? B वाला आपका आ जाएगा इसमें, कौन से स्टेटमेंट में आएगा? B का 1 में आएगा ना, नीचे छोड़ चुके हम लोग, B का 1 ये। ठीक है, आगे आएगा और लिखते चलो पॉइंट आउट। C नंबर जो है लाइफ आएगा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा ये स्टेटमेंट के हिसाब से आएगा C का 4।
राइट। उसके बाद आपका आएगा अगला राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, ये हो जाएगा 2019 में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। सी यहाँ से जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब तीसरा। तो इस टाइप से सी यहाँ से आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अन्य से अलग होगी? अन्य से अलग है जो आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, रिफ्ट वैली नदी, और नदियां यहाँ पर सब पूर्व की ओर बहती हैं। ये सब 35 है। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण था? इसमें क्या है कि ये कारण होगा क्योंकि जो शहरों में अधिक श्रम की मांग करना, गांव के बीच असंतुलित विकास होना और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार होना, सबको पता है। डी यहाँ से आंसर होगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम यहाँ पर बंदरगाह कौन सा होगा? करेक्ट आंसर चेन्नई पोर्ट एक कृत्रिम बंदरगाह होगा। और पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कम होते हैं क्योंकि सीधी तटरेखा इनकी होती है और अधिक अवसादन इनका होता है और तेज लहरें होती हैं, इसके कारण यहाँ पर कम होते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा? 36 का सी यहाँ से सही आंसर है, सी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद फसल है? जो जायद फसल वो होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है ना, पानी की मात्रा अधिकतम होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सोच लो। आप करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ए चारा। ठीक है, चना में क्या होता है? चना तो सूखा होगा, कपास भी सही है, सरसों भी, जरा होता है, चारा में होता है। ठीक, क्या होगा? ए यहाँ से सही आंसर। जायद फसलें में मार्च से जून के बीच उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए तरबूज, खीरा, सब्जियां, है ना, चारा भी इसी में शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगी? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये श्रीनगर और लेह। जोजिला सुरंग NH1 पर बनी है, ठीक है, और ये श्रीनगर और लेह को साल भर जोड़ने में मदद करेगी। ब्राजील के मिनास गेरास प्रांत में कौन सा खनिज मिलता है? 39वें का आंसर हो जाएगा मिनास गेरास। ब्राजील लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 40 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण का इनमें से प्रमुख कारण कौन सा होगा चारों स्टेटमेंट में? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक जीवाश्म ईंधन को जलाना है, ठीक है, यह जलना, ये यहाँ से सही आंसर होगा। 41 है। भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति में निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? 41 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। पृथ्वी की प्लेटें चलती हैं और ज्वालामुखी भूकंप पर्वत निर्माण समझाता है, यही बात बताता है इसको। तो 41 का आंसर जो हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। UAE के रियासती राज्य हैं कौन कौन से? UAE के रियासती राज्य में से कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। यहाँ से UAE में 7 अमीरात होते हैं, है ना। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्स अल कुमैन, फजुरा, रास अल खैमा, है ना। ए यहाँ से 42 का आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर इसमें 7 अमीरात होते हैं, तो आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43। अभिकथन ए कारण आर। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, ठीक है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो इससे पहले जुड़े हुए थे और गोंडवाना एक इसका भाग था। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, अभी मैंने आपको बताया। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से सही आंसर है। कौन सा कथन इनमें सही होगा? 44 में सही होगा वो ये हो जाएगा बी। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है क्योंकि कोडरमा झारखंड में है और ये अभ्रक माइका के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर 44 का बी। 45 है। अल नीना धारा कहाँ प्रवाहित होती है? अल नीना धारा कहाँ प्रवाहित होती है? आंसर हो जाएगा 45 का सही आंसर। यहाँ से क्या होगा? अल नीनो एक गर्म समुद्री धारा है, ठीक है, और ये वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है। ये यहाँ से करेक्ट होगा प्रशांत। 46 है। गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में विचार करना है। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 46 का पहली बात यहाँ से क्या होगा स्टेटमेंट इसका? ये करेक्ट है। दूसरा, इसमें कोई क्रिस्टली नेत्र लेंस नहीं होते हैं जो प्रभावी रूप से अंधा बना देता है। सेकंड बात भी इसकी क्या होगी? ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा,
ये इकोलोकेशनों का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार भी करती है, ये बात सही है। और इसे भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई, ये भी बात करेक्ट है। और इसे इंडेंजर्ड के रूप में शामिल भी किया गया है, ये भी याद रखना है IUCN में। चारों बातें करेक्ट हैं। 47 है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है किसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का, ये निहित है आर्टिकल 98, संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय होता है ना। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। 48 है, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है, कौन सा समवर्ती सूची में आता है? इसमें से कौन सा समवर्ती सूची में आएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और जिसमें से आपका एक तो वन्यजीव की सुरक्षा होना, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा मूल्य नियंत्रण करना। 1 और 4 यहाँ से इसका सही आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं को निर्धारण करते हैं? करेक्ट आंसर 49 का यहाँ से संसद विधि द्वारा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत बनता है, तो यहाँ से सी करेक्ट आंसर 49 का होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पंचायती राज जमीनी स्तर पर लोकतंत्र देखता है एक तरह से, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये था, तो यहाँ से डी 50 का करेक्ट आंसर होगा। जनता के विकास के प्रशासन के लिए प्रतिभाग करने योग्य बनाना, मतलब पंचायती राज जो होता है एक जमीनी स्तर पर काम करता है, ठीक है, तो डी यहाँ से क्या होगा 50 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? देखो, कट मोशन जो प्रकार होते हैं, कट मोशन जो प्रस्ताव होते हैं, इसका उद्देश्य होता है क्या? इसका उद्देश्य होता है कि सरकार के बजट के प्रस्ताव को जो खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बी यहाँ से इसका सही आंसर होता है, ठीक है, ये कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण स्थापित करेगा, राइट। और कट मोशन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन में 100 रुपये की कटौती, ठीक है, और इकोनॉमिक कट मोशन में खर्च करने पर कम करने का सुझाव, जैसे कि यहाँ पर दिया स्टेटमेंट में। और पॉलिसी कट मोशन का होता है राशि 1 रुपये कर दी जाती है नीति का विरोध करके, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 52 आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? इसकी स्थिति क्या होगी? आंसर हो जाएगा 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ पर पहले संविधान का अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस सदस्यों को नामित करता था, उसका अधिकार था, और ये प्रावधान अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु था। लेकिन अब 104 में जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 उसके द्वारा से समाप्त कर दिया गया था और 2020 में लागू कर दिए गए थे। अब लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। 53 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? आंसर हो जाएगा 53 का सही आंसर यहाँ से सी अनुच्छेद 102 का 1 का ए है ना, क्योंकि अनुच्छेद 102 का 1 का ए जो है सांसदों की अयोग्यता से संबंधित होगा। यदि कोई सांसद सरकार के अधीन लाभ का पद, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो लाभ पर का पद धारण करता है, तो उसे अयोग्य ठहरा सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है, इसका क्या अर्थ होता है? देखो, इसका अर्थ होता है कि ऐसा पद जिसमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो, जिसे संसद की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो होगा इसका ये सी करेक्ट हो जाएगा, और इसका उद्देश्य किसी हितों के टकराव को लेकर के रोकना होता है। 54 है, संविधान की सदस्यों सूची के संबंध में विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? आंसर हो जाएगा 54 का सही आंसर, ये निर्णय करता है कौन? राज्यपाल। राज्य विधानसभा में तटस्थ अयोग्यता डिफेक्शन को छोड़कर अनुच्छेद 192 के अंतर्गत निर्धारित होती है, और इस स्थिति में अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल ये निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर आधार पर लेगा, जो बाध्यकारी होती है, जबकि यहाँ बदल बदल के मामले सिर्फ निर्णय स्पीकर लेंगे, ठीक है। 54 का आंसर भी करेक्ट है। 55 है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से 55 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये होगा आयरलैंड, है ना, सी करेक्ट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएस इसका स्रोत आयरलैंड से संविधान से 1937 से है, और इसका उद्देश्य राज्य के एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए मार्गदर्शन देना, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि
सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता, ठीक है, लोक कल्याण, और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, नॉन जुडिशियबल होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर सी है। 56 नंबर क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में 4 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। पहला 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सोचो। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम का प्रारंभ किया था। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये संसद द्वारा इसे नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंड जजेस केस 1993 से विकसित हुआ था, और ये न्यायपालिका की स्वतंत्र सुनिश्चित करता है स्वतंत्रता को। उच्चतम न्यायालय की न्यायपालिका न्यायाधीशों की कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, बात सही है। कॉलेजियम प्रणाली शुरुआत 1993 में न्यायाधीश पी.एन. भभूति के जो ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले में की गई थी। फर्स्ट जज नहीं, सेकंड जजेस केस में की गई थी। ये बात गलत हो जाएगा, है ना। सिर्फ 1 और 3 आंसर है इसका, तो डी करेक्ट होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम विचार करना है। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो होगा ये गलत होगा, ये करेक्ट होगा, गलत नहीं है, पहली बात सही है। मुख्य इसके प्रावधान थे जो प्रस्तावना में सब जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 11वां बाद में, ठीक है। 39 से 43 से और 48 है, जिसमें से पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। गलत बात अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। कितने जोड़े थे, इसने यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। इसने निर्देशक तत्व जोड़े, यानी 39 से 43 से 47। अभी मैंने क्या बताया, 39 से 43 और 48A, ये गलत हो जाएगा अभी। इसके द्वारा राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श में राज्य विधानसभा मंडल सदस्यों के घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है, ये बात करेक्ट है। आंसर 1 और 4 सही है। तो सही पूछता तो डी आंसर होता, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा है, तो 1 और 4 सही हो गया, तो बचा कौन सा, 2 और 3, 2 और 3 इसका आंसर होगा। 58 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संबंध किस देश से लिया गया है। आंसर हो जाएगा 58 का सही आंसर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। भारत के मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से बिल ऑफ राइट्स से लिए गए थे, और इसकी विशेषताएं होती है समानता, स्वतंत्रता, न्यायिक संरक्षण। 58 का क्या होगा, बी करेक्ट है। किन अनुच्छेदों में अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने की इजाजत दे सकता है। 59 का सही आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 120A 1 है ना। 120 जो है, संसद में हिंदी या अंग्रेजी सदस्य अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है, अनुमति है। सी आंसर होगा आर्टिकल 120 के तहत। 60 है, UNDP मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, और ये 2023 में कितनी हो गई है। आंसर 60 का हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए 72 वर्ष, ठीक है। क्योंकि भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर 23 में लगभग 72 वर्ष हो गई, और ये स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर में सुधार का परिणाम भी है, ठीक है, जो यहाँ पर बढ़ी है। तो 60 का ए करेक्ट है। 61 है, UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, शिक्षा और ज्ञान का भाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता भी शामिल किए जाएंगे, ये भी बात करेक्ट है। ये पुरुष निरक्षरता कुछ क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, ये बात गलत है, ठीक है। क्योंकि ये केवल आय नहीं बल्कि यहाँ पर क्षमताओं को उस पर आधारित होगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये पुरुष निरक्षरता में गरीबी की प्रमुख संकेतक को मानेगा, ये बात गलत हो जाएगी। इसमें क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल की पहुंच शामिल होगी, गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी इसमें होगी, ये भी बात गलत है। सिर्फ 2 बात करेक्ट है, 61 का आंसर एक करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। NFHS 5 आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप में गरीबी रूप में दर्ज किया गया है। आंसर हो जाएगा 62 का सही आंसर
ये हिमाचल प्रदेश। एमपीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार हिमाचल प्रदेश सहित यहाँ पर कई राज्यों को गरीबी से 6% कम है। तो आंसर बी। 63 है, भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों में निर्यात, घरेलू उत्पादन में विदेशी निर्यात में प्रोत्साहन, इनमें से सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना किसे सहयोग करेगी? आत्मनिर्भर भारत योजना जो है ये दोनों बातों को सहयोग करेगी, घरेलू उत्पादन में बढ़ाना, आयात कम करना और एफडीआई को आकर्षित करना। ठीक है, और पीएलआई योजना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा भी होगी। 63 का आंसर जो होगा आपका यहाँ से 1 2 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, CGTMSE इसका पूरा रूप क्या होगा? इसका पूरा रूप होगा 64 का CGTMSE मतलब माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस को बिना गारंटी ऋण माध्यम से उद्योग में इसे शामिल नहीं होने देंगे। और यहाँ से इसका फुल फॉर्म था क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 65। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद या पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर धीरूभाई अंबानी, सही आंसर होगा। बॉम्बे प्लान 1944 8 उद्योगपतियों द्वारा, इसमें राज्य नियोजित औद्योगिकरण इसका मुख्य सुझाव दिया गया था। धीरूभाई अंबानी इसमें शामिल नहीं थे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB जो है उसमें यूनिवर्सल बैंक परिवर्तन के लिए मान्यता मानदंड जो पात्रता मानदंड में से एक क्या है? इसकी जो पात्रता मानदंड है ये हो जाएगी 66 का करेक्ट आंसर न्यूनतम निवल संपत्ति 1000 करोड़ होना। ठीक है, क्योंकि आरबीआई के अनुसार SFB यूनिवर्सल जो बैंक बनने के लिए 1000 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, 5 वर्ष लाभ। ठीक है, और NA जो NPA होते हैं वो काफ़ी कम होना चाहिए। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। 67 है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? 67 का जो आंसर हो जाएगा ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड के व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा के रूप में शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देगी? आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर ग्रेड 6, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर NEP 2020 कक्षा 6 जो है उसको लेकर एजुकेशन स्किल और इंटर्नशिप को लेकर के दिया जाएगा, ये यहाँ से आंसर होगा, इस पर जोड़ देंगी। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? 69 का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड सबसे मजबूत मुद्रा, यूरो और डॉलर से अधिक है ये, बी यहाँ से करेक्ट होगा। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 70 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि IMR प्रति 1000 जन्म पर मृत्यु होगी, भारत में सुधार हुआ है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से गलत है। सेकेंड है, यहाँ पे प्रति 10,000 दे रहा है ना, तो गलत हो जाएगा, प्रति 1000 होगा यहाँ से। ठीक है, मैंने लेकिन 1000 बोला था क्योंकि वो सही है ना, सही मुँह से ही निकलता है, तो यहाँ से 10,000 मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 10,000 यहाँ से गलत होगा, 1000 होगा इसमें, पहला गलत है। दूसरा, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और 2019 में शिशु मृत्यु दर 30% थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, 30 थी, है ना। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य होगा, ये बात गलत है, क्योंकि भारत में मृत्यु में सुधार हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें राज्य सबसे अधिक राज्य हुआ मतलब राज्य वाला स्थान है, तो गलत हो जाएगी बात। सिर्फ 2 और 3 करेक्ट है इसका, कि बात गलत हो जाएगी। ठीक है, सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकती है? इसमें जो योगदान करेगी, एक तो जो आंसर हो जाएगा इसका, एक तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति में दबाव होना, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास को सुस्ती होना, कुल मांग उपभोक्ता खर्च में कमी होना, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी लाना। चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, डी 71 का सही आंसर होगा। ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति, कम विकास होना, अधिक बेरोजगारी होना, स्टैगफ्लेशन की बातें सब बताता है। ठीक है, और ये काफ़ी जटिल आर्थिक स्थिति होती है। 72 है, आकाश देर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
आकाश तीर के बारे में जो यहाँ पर सही होगा, आकाश तीर भारत की एयर डिफेंस सिस्टम होगी। ये रियल टाइम ट्रैकिंग को बताएगा। और यहाँ से जो आंसर इसका हो जाएगा, ये भारत की आकाश तीर भारत की एयर डिफेंस की बात सही है। और यहाँ से जो रियल टाइम ट्रैकिंग बताएगा और ये भारत की एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल होगी। तो यहाँ से एक और दो, एक और बी यहाँ से इसका आंसर होगा, मतलब एक से अधिक डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा होगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका, एक तो इसका होगा MBT अर्जुन, ठीक है, ATAGS प्लस स्वदेशी, है ना ये, और अर्जुन टैंक आपका ये हो जाएगा राइट, MBT अर्जुन, ठीक है। और यहाँ से एक दो, हाँ बस ATGS अर्जुन और F-35 विदेशी इसमें है क्या? हाँ ये लाइटनिंग, तीनों बातें करके मतलब एक से अधिक इसका आंसर है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 बोला है, एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी के नीचे और नियंत्रण से लुढ़कता हुआ आता है। ये 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि इस ट्रक का द्रव्यमान 7 है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का सही आंसर यहाँ से ये 14,000 न्यूटन होगा, ठीक है। फिजिक्स का जो फॉर्मूला है F बराबर उससे यहाँ पर लगाएंगे राइट, तो 14,000 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर 74 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन बचेगा 75 से 100 क्वेश्चन 150 तक क्वेश्चन वो हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो दृष्टि का ओपन टेस्ट हुआ है उसका यहाँ पर ये क्वेश्चन सब खत्म हो जाएंगे कल आपके राइट। और जो पहला टेस्ट यहाँ पर हिस्ट्री का हो भी चुका है वो हम लोग यहाँ पर जैसे टेस्ट मुझे मिलता है वैसे मैं आपको टेस्ट नंबर पहला कराऊंगा, ठीक है। तो हो भी चुका टेस्ट वो, और हम लोग टेस्ट नंबर पहला हिस्ट्री का करेंगे, वो NCERT बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। तो जो भी टेस्ट यहाँ पर पहले आएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर कराया जाएगा इसी चैनल पर अपने, ठीक है, जो भी BPSC के टेस्ट आएंगे राइट। एंड करते हैं इसको, कोई डाउट रहेगा आप टेलीग्राम पे या कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको PDF अगर रहेंगे या फिर कुछ पॉइंट रहेंगे तो मैं BPSC के लिए शेयर करता रहूँगा आपको, ठीक है। और UPSC अगर आप पेपर दे रहे हो तो उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से, और अगर AEDO का पेपर दोगे तो उसके लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे क्योंकि यहाँ पर AEDO भी BPSC कराता है ना। एंड करते हैं यहाँ से इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।